नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि 7 चरण का चुनाव जो मतदान है वो कंप्लीट हो गया है और अब एग्जिट पोल भी लगभग सामने आ गया। हालांकि एग्जिट पोल तो उनको नहीं कहना चाहिए, पोस्ट पोल सर्वे की बात करनी चाहिए क्योंकि एग्जिट पोल बैन है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही ना होकर बल्कि वो सरकार बनाती दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है सभी लगभग सर्वेज के अंदर, उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। हालांकि कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं जो राजनीति से हट कर हैं। दिल्ली की अगर आप बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज भी एक सब इंस्पेक्टर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि कल द्वारका के अंदर बाकायदा गैंगवार सामने आया, देखने को मिला लोगों को, और गोलीबारी हुई, 2 लोगों की मौत हुई है। उसमें पुलिस ये भी कह रही है कि एक को तो हमने ही मारा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि गैंग कैसे मूव कर रहे हैं। पलवल के अंदर भी एक हत्या का मामला सामने आया। लेकिन इससे हट के अगर आप बात करें तो यूपी के अंदर बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि बाहर का रास्ता दिखा दिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट से। ओपी राजभर को, जो कैबिनेट में भी थे और कहते थे नून और रोटी खाएंगे और बीजेपी को हराएंगे, यानी चुनाव होते ही सबसे पहला काम यह हुआ। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे और भी कई चीजें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है। नेता प्रतिपक्ष जो है वहां पर बीजेपी के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है वहां की, उनको चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह अल्पमत में सरकार है और एग्जिट पोल चूंकि वहां पर बता रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें ला रही, 29 में से 26-27 सीटें बताई जा रही, तो कहा जा रहा है कि सरकार अपना विश्वास खो गई है कांग्रेस की। और कहा यह भी जा रहा है कि उसके पास सीटें कम है, 114 सीटें हैं 230 की विधानसभा में। ऐसे में सरकार को दोबारा बहुमत साबित करना होगा। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय इस पर यह कह रहे हैं कि 22 दिन शायद लगेंगे, सरकार बदल जाएगी, मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि कमलनाथ के लिए उन्होंने कहा कि 22 दिन नहीं चला पाएंगे। हालांकि पेट्रोल के दाम बढ़े, अमूल दूध ने भी अपने पैसे बढ़ा दिए, गुजरात कोऑपरेटिव का जो है अमूल प्रोडक्ट है। लेकिन अब बात करते हैं अपने पैनल से और उनसे पूछते हैं कि ये जो एग्जिट पोल है या चुनाव के बाद की हलचल है। हालांकि चुनाव के 7 चरण थे, लेकिन चरण तो 2 ही थे हमारे हिसाब से। मेरे हिसाब से ऐसा लगता था कि एक चरण वो जबकि आपने वोट न डाला हो, नेता आपके चरण में था, और अब वोट पड़ गया है तो 5 साल अब नेता के चरण में अपने काम को कराने के लिए जनता को उसके चरण में रहना पड़ेगा। पैनल से मुलाकात करा देता हूं। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद स्वामी जी का। भगत बिदुड़ी जी हमारे साथ मौजूद है दिल्ली स्टूडियो में, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भगत बिदुड़ी जी का। आशीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत है। और कपीश श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत है कपीश जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले भगत बिदुड़ी जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से एग्जिट पोल या पोस्ट पोल जो सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार आप नहीं बना रहे, बीजेपी बना रही है, तो ये हालांकि इसको आप कहेंगे कि ये तो एग्जिट पोल है, अभी 23 तारीख का हम इंतजार कर लेते, उसमें भी कोई 2-4 साल नहीं है, 3 दिन है, लेकिन क्या आप इसको एक राहत नहीं मानते कि 72,000 रुपए तो कम से कम आपके बच ही रहे? देखिए आजाद जी, खुश होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मनोरंजन की चीज़ है, इसमें आनंद लीजिए इस मनोरंजन का। मैं इसको मनोरंजन कहूँगा। रिजल्ट तो 23 को आएगा, जो जनता ने मैंडेट दिया है वो आ जाएगा सामने। क्योंकि ये जो एग्जिट पोल हो रहे हैं, ऐसे ही चैनल ने तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी 300 मार दिए, 350 मार दिए, और कहीं किसी ने 2000 के नोट में चिप बता दी, तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा, जहां आपकी कमी होती है, जहां आपको कम दिए जाते हैं, वहां आप सवाल खड़े करते हो, जब आपको अभी ज्यादा दिखा देते हो आप कहते हो देखो अब ये जनता का नहीं आजाद जी, देखिए हम इस पे विश्वास रखते ही नहीं है, क्योंकि आप 99 से देख लिए, 2004 में भी हमने देखा, 2012 में भी देखा, 14 में भी देखा, ये जो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। कल मैं कल भी आपको बताऊं, जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो मैं चैनल पे था और वहां पे मुझे किसी पत्रकार ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि पीएमओ इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, पीएमओ फोन कर रहा है चैनल को कि इसको पूरा कीजिए, वहां तक पहुंचाइए। तो ये इस पर क्या भरोसा करें इन चीजों पे हम। खैर जो भी है वो सामने आ जाएगा, जनता ने जो तय करा है। पत्रकार ने आपकी पसंद की बात बता दी आपको? नहीं, मेरे पसंद का पत्रकार नहीं, पत्रकार होता है, किसी की पसंद नापसंद नहीं होता। पत्रकारिता एक जिम्मेदारी का काम है। और अच्छा, मैं अपने सवाल पे आ जाता हूं, असली वाले पे। राशिद अल्वी की तरफ से बयान दिया जा रहा है, बल्कि कहा जाए कांग्रेस की तरफ से बयान दिया जा रहा है, जो 3 राज्यों में जो जीत हुई थी वो एक साजिश थी, और ईवीएम चूंकि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं तो ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, और ये साजिश के तहत हुआ था कि 3 राज्यों में जिताकर ये बता दिया कि ताकि कोई सवाल ना
कर सके? बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि आपको बार बार ही कहा जाता है जब आप जीत जाते हो तो सवाल नहीं करते हो। अब आप इसकी पहले से बैकग्राउंड बना रहे हो कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है और मध्य प्रदेश में आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है। आजाद जी, चुनी हुई सरकारों के ऊपर जिस तरह की आज बातें हो रही है, जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि 22 दिन में हम सरकार गिरा देंगे, ये इसी काम पे लगे हुए हैं। लोगों के जनता ने दिया हुआ मैंडेट जो उसके लिए गिराने तो नहीं था ना, आपने सपोर्ट तो लिया हुआ था, जिसको गिराने भी आपको बता चुकी है, जिसको गिराने की बात कर रहे हैं। मैंडेट तो मोदी जी की सरकार के पास भी पूरा नहीं था, वो भी अल्पमत में है। अगर देखा जाए तो वो भी अलायंस के साथ लड़ी है। मैं आपको बता दूं, आप आमने सामने लोग बाद में, और मायावती जी 4 दिन पहले आपको कह भी चुकी हैं कि अलवर जैसे और जैसे मामले हैं उसमें। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, देखिए चुनाव आयोग का पूरा चुनाव देखिए आप, पूरे चुनाव में उनका संदिग्ध रहा है। जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे, वही बात जब कोई दूसरा नेता बोलता था तो उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, मोदी जी को क्लीन चिट मिल जाती थी। जिस तरह से आप मुझे बताइए, आज से पहले 70 साल में इतने चुनाव हुए, क्या 2-2 महीने लगते हैं चुनाव में? उनका शेड्यूल किस तरह से बनाया? इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए। और चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव आयोग घोषणा हुई थी, आप मुझे बताइए, आप ज्ञापन देने नहीं गए हो? आप मुझे बताइए, जब कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, जब वहां पे खूनी संघर्ष हो रहा था, जब ये भाजपा के गुंडे वहां पर जिस तरह से हाथापाई और जिस तरह से वहां पे मारपीट और 2 व्यक्ति मारे भी गए थे, यानी भाजपा के गुंडे आप कह रहे हो, वो कह रहे हैं टीएमसी के गुंडे थे? उसमें वो जो भी थे गुंडे ही होते हैं। जब वहां पे ये सब वहां पे वारदात हो रही थी, खूनी संघर्ष हो रहा था, तो चुनाव आयोग कहता है कि हम उसी टाइम उनको कैंसिल करना चाहिए, उसी टाइम वो रोकना चाहिए था चुनाव प्रचार। टीएमसी के प्रधानमंत्री के रैली होने के बाद रोका। मतलब आज अगर हो रहा है तो उसको कल रोक, परसों करेंगे। चलिए मैं इसमें प्रमोद स्वामी जी से ले लेता हूं। आज आपसे मैंने सबसे ज्यादा इसीलिए लिया क्योंकि वो एक तरह से था ना कि आपने सवाल बहुत सारे उठा दिए। अब ईवीएम पे लेकर आपने सवाल गंभीरता से उठा भी दिया है। प्रमोद स्वामी जी, तमाम सवाल आप पर उठ रहे हैं। जश्न में आपके यहाँ तैयारियां भी होने लगी है, लेकिन जश्न के अंदर 2 बड़ी कार्रवाई हुई। ओपी राजभर को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, आप मध्य प्रदेश की सरकार को भी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, ये तो फ्लोर पे साबित होगा। अच्छा, अगले दिन ही सवाल कर दिया आपने भी, चुनाव होते ही अगले दिन? बसपा और सपा के समर्थन पे ये सरकार टिकी है, तो उनके विधायक क्या रुख अपनाएंगे ये समय तय करेगा। लेकिन अभी जो मेरे मित्र विदुड़ी साहब बोल रहे थे, भाजपा के गुंडे और जिस तरह की भाषा का ये उपयोग कर रहे हैं, तो मैं इनसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और जनता जो है जनादेश दे चुकी है। तो अब आप लोगों ने बड़ा कीचड़ उछाला, अब जितना आपने कीचड़ उछाला उतना ही ज्यादा कमल खिल रहा है। तो कम से कम अब तो कीचड़ मत उछालिए। जैसे होली का जब त्योहार आता है तो हम एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, और मतलब नहा धो के तैयार हो जाइए, मौसम जा चुका है रंग लगाने का। नहा धो करके तैयार होके बाद में आपस में गले मिलते हैं। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का पर्व है। अब ये चुनाव, लेकिन मध्य प्रदेश वाली खबर आपको अगले दिन ही लग गई। जैसे ही कल चुनाव खत्म हुआ वैसे ही आप तैयारी पे उतर आए। परसों नतीजे आ जाएंगे, किसको क्या जनता जनादेश देती है ये परसों पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी विडंबना है हमारे विपक्ष के साथ कि जब वो कहीं जीतते हैं तो बोलते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व की जीत है, और जब हारते हैं तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को दोष देने लगते हैं। तो लोकतंत्र में हार और जीत जो है ये भी जनता तय करती है, और विपक्ष की भी एक सकारात्मक भूमिका होती है। जनता आपको जो भूमिका देगी, सत्ता पक्ष की देगी तो आप सत्ता पक्ष का निर्वाह करिएगा, और विपक्ष की देगी तो विपक्ष का निर्वाह करिएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, जनता एक सवाल ये आ रहा है कि आपके यहाँ 2 सीट का जो सपोर्ट मध्य प्रदेश में दिया है, आपके सहयोगी दल बीएसपी ने दिया हुआ है। अगर 23 तारीख के बाद कुछ ऐसी गणित बनती है और कैलकुलेटर में कहीं कुछ ऐसा आंकड़ा सामने आता है कि उधर से इधर होती नजर आएंगी बहन जी, तो मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर भी संकट हो जाएगा क्या? मेरे को पूछ रहे हैं? कपिल जी से पूछ रहा हूं मैं, कपिल श्रीवास्तव जी से। कपिल जी की आवाज, कपिल जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। जी जी, बताएं क्या लग रहा है कि 23 के बाद कुछ बड़ा बदलाव होगा? वो बाय 1 गेट 1 हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए, बड़ा बदलाव ये होना है कि दिल्ली की सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। एग्जिट पोल भले जो कुछ भी दिखा रहे हूं,
और एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। और 1 अरब 30 करोड़ की जनता का ये देश है, जहां 90 करोड़ जो है मतदाता है, जहां 60 करोड़ लोगों ने जो है मतदान का प्रयोग किया है, वहां 1 लाख 2 लाख के बीच में अगर किए गए सर्वे से हम पूरे देश का हाल जान लें तो ये कयासबाजी ही हो सकती है, ये राजनीति। लेकिन कपिल जी, इस देश में ऐसा भी होता है, जब आप खाना बनाते हैं, बहुत बड़े बर्तन में चावल बनाते हैं, तो थोड़े बहुत चावल चख के आप अंदाजा लगा लेते हैं कि जायका कैसा होगा, ये पक्के हैं कच्चे हैं। तो इसको आप सैंपलिंग भी कहते हैं कई बार। हालांकि हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल सच होगा, पूरा सच होगा, लेकिन एक जो रुझान है कम से कम वो साफ हो जाता है। तो कम से कम आपके लिए अलार्मिंग है। अगर अलार्मिंग ना होता तो आज जो है अखिलेश यादव जी घर जाके ना मिलने गए होते, आराम से सोते, क्योंकि थके हुए वो भी होंगे। नहीं, थकान की बात नहीं होती कि राजनीति सेवा का माध्यम है और इसमें हम लोग लगातार मुसलसल जगे रहते हैं और काम करते रहते हैं। ये खाली एक दिखाई चीज देती है। देखिए, जिस तरीके से कवायद पहले से ही हम लोगों ने शुरू कर दी है, निश्चित तौर पे हम लोगों को जो बूथ स्तर की कमेटी है, जो हमारे जिले में, नगर में और जो हमारे गांव के कार्यकर्ता है, उनका जो फीडबैक आ रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा जा रहा है। इसीलिए हम लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं कि आगे भविष्य में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नगर में बूथ पे जितने आपके कार्यकर्ता थे, शायद हमसे ज्यादा तो आपको भी पता है उन कार्यकर्ताओं की कितनी गिनती थी, वो पूरे कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने तो देखा ही है। बूथ मैनेजमेंट आपका कैसा था, कितनी पर्ची पहुंची है, कितनी नहीं पहुंची, वो तो आपको भी मालूम है। बीजेपी के सामने तो आप कहीं टिक नहीं रहे थे बूथ मैनेजमेंट पे। तो किसने आपको फीडबैक दे दिया है, तो आपके लिए शायद बड़ा सवाल है। लेकिन बात करते हैं आशीष गुप्ता जी, चुनाव खत्म हो गए, प्रमोद स्वामी जी भी कह रहे थे कि चुनाव खत्म हो गए, कि अब कम से कम हम लोगों को एक अच्छे माहौल में बात करनी चाहिए। लेकिन एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जोड़ तोड़ की बात शुरू हो गई है। चुनाव के खत्म होने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू लगातार घूम रहे हैं। हालांकि राम माधव ने आज कह दिया है कि वो जो घूम रहे हैं वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन सभी दल जोड़ तोड़ में लग गए हैं। क्या लगता है, सीटों के आने से पहले ही जोड़ तोड़, उत्साह या कहीं घबराहट? देखिए खालिद जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो उनका इतिहास जो है वो काफ़ी दागदार रहा है। लेकिन एक बात जो सारे 10 के 10 जो सर्वे एजेंसी हैं उनके जो आंकड़े हैं उसमें यह साफ हो गया है कि एनडीए गवर्नमेंट बनाने जा रही है। हो सकता है सीटों का डिफरेंस जो है वो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब आप भी जल्दबाजी में हैं या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। सीट्स जो है वो थोड़ी सी इधर से उधर हो सकती हैं, लेकिन 2004 से लेके 2014 तक जितनी भी एजेंसीज ने सर्वे किया उसमें नीलसन सर जो है, उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे स्टेट्स हैं, जो उड़ीसा की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, तो वहां से ये जो सीट्स का गैप है ये बीजेपी और एनडीए पूरा कर रही है। और मेरा मानना यह है कि 272 का जो जादुई आंकड़ा है, कहीं ना कहीं ये आराम से एनडीए जो है इसको पूरा कर रहा है। तो विपक्ष के लिए भूमिका बचती है या आप? विपक्ष के लिए मुझे लगता है कि एक अति उत्साह है, इसमें कोई भी इस तरीके का जल्दबाजी है, इस तरीके की कोई भी संभावना मेरे हिसाब से दूसरे विपक्ष को जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे तो यानी आप ये मान रहे हैं कि 3 दिन भी जो है इस पे भी इंतजार करना गलत ही है, लेकिन 3 दिन इंतजार कर लेते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा वक्फा नहीं है। लेकिन भगत विदुड़ी साहब, क्या लगता है कहां चूक हो गई? अगर ये सच मान भी लिया जाए और अगर सच ना भी माना जाए तो कम से कम इतना तो तय है कि लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी आ रही है और आपके लिए ये बड़ी अलार्मिंग बात है। कहां चूक हो गई, किस जगह आपको लगता है कि आप अपनी बात कह नहीं पाए? देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता का जो जनादेश होता है वो सब सर्वमान्य होता है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये 2004 वाला फील गुड है और ये हवा निकल जाएगी। 3 दिन रुकिए आप। 2004 के बाद 2014 भी देखा है। 2014 में और इस चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में आप अपनी कमी नहीं दिखाए थे, कहीं आपको कोई हमारी कोई कमी नहीं रही। और थोड़ी बहुत अगर कहीं कमी रहती भी है, इतना बड़ा चुनाव होता है, इतना बड़ा पर्व है, अगर कोई कमी रही है तो वो कमी आगे उसकी समीक्षा की जाएगी। भगत जी की बात को थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई कर दूं। भगत जी कह रहे हैं कि 2014 में सारे एग्जिट पोल्स जो है बीजेपी के फेवर में आए थे, एनडीए के फेवर में आए थे। और एनडीए 2004 की बात कर रहा हूं मैं। 2004 में किसके फेवर में आए? 2004 में एनडीए की सरकार अटल बिहारी जी के नेतृत्व में एग्जिट पोल बता रहे थे, लेकिन बाद में यूपीए
की सरकार बनी। वो इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा वो फेल हो गया था, वो फेल हो गया था 2004 और 2009 में जो आंकड़े, जो सर्वे एजेंसीज के जो आंकड़े आए थे, दोनों कहीं ना कहीं फेल हुए थे। इसके अलावा 2015 में जो बिहार का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ या कर्नाटक का चुनाव हुआ, उसमें भी एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए। लेकिन यहाँ जो आंकड़े अभी 2019 में जो एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन ये आंकड़े कहीं ना कहीं उससे काफी अंतर है। नहीं, सारे आशीष जी जो हमारा सर्वे है, कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे है, उसके हिसाब से 132 सीटें बीजेपी और एनडीए कम कर रही है, और वो कवर नहीं हो रहा साउथ से कहीं से भी। चलिए 3 दिन है, उसमें हम उसमें बहस में नहीं पढ़ना चाहते। हमारा तो बस एक ही सवाल था कि कहीं आप मान रहे हो कि कहीं कोई चूक हुई हो तो आप बात कर ले, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार के लिए आपके लिए अलार्मिंग हो ही गया है, बीजेपी ने कह भी दिया है, चिट्ठी भी लिख दी है आज, लेकिन आप इसको भी मुझे नहीं लग रहा है कि सीरियस ले रहे हैं। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, चुनावी रिजल्ट आती है, एग्जिट पोल के सामने आते ही महंगाई की अगर बात करें वो शुरू हो गई है, पेट्रोल के भी बढ़ गए दाम, अमूल दूध ने भी बढ़ा दिए, लेकिन आप उत्साहित हैं जश्न में। क्या इस बार ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ सवालों के जवाब तो आप दे ही दें? चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन कम से कम अब तो बता दीजिए कि स्मार्ट सिटी पिछली बार कितने बने और अब कितने बन जाएंगे? देखिए, चुनाव खत्म हो चुका है, जनता ने जनादेश दे चुका है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। 5 साल के नहीं, सवाल उठाने का आपको हक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड हमने जनता के सामने रख दिया और जनता अपना जनादेश दे चुकी है, जो 48 घंटे के बाद में हम सबको पता चल जाएगा कि जनता ने किसके पक्ष में जनादेश दिया। अब जहां तक एग्जिट पोल की बात है, इस पे किसी की सहमति हो सकती है, किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन 48 घंटे के बाद में जब जनता जनार्दन का जो जनादेश है वो हम सबको पता चल जाएगा। अब लेकिन जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उससे कम ये एक बात तो तय है कि सारे एग्जिट पोल ने उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार किया है कि आने वाली सरकार जो है वो एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। लेकिन प्रमोद स्वामी, चुनाव के एग्जिट पोल के आते ही आप इतने ऑफेंसिव हो गए, राजभर को निकालने के लिए आपको एक दिन का भी समय नहीं लगा, आपने उनको निकाल दिया, और मध्य प्रदेश की सरकार को थ्रेट देते हुए भी एक दिन का समय नहीं लगा। उत्साह है या वही वाले आरोप जो आप खुद लगाते थे कि कांग्रेस हमेशा बल का प्रयोग करती रही है, राष्ट्रपति शासन का या अपने विशेष अधिकारों का जो है कहीं ना कहीं प्रयोग करती रही है, तो क्या मध्य प्रदेश में पुनरावृत्ति होगी आपकी तरफ से? यूपी के जिन मंत्री का आप जिक्र कर रहे थे, आपकी कैबिनेट के मंत्री थे, आपकी कैबिनेट के मंत्री थे। नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, वो बहुत दिनों से सरकार के विरुद्ध में और नेतृत्व के विरुद्ध में मंतव्य दे रहे थे। कितने दिन तो से उनके विरुद्ध कार्रवाई, कितने दिन से चुनाव मैं बता रहा हूं, एग्जिट पोल होते एक दिन भी वेट नहीं करा, जब महीनों से डर रहे थे उनको। हाँ, ठीक है। अब उनके विरुद्ध कार्रवाई करना जरूरी था, हमने कार्रवाई की। जहां तक मध्य प्रदेश की सरकार का सवाल है, ये तो आपको भी पता है कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो संख्या बल का खेल है, और इनको मेजोरिटी नहीं थी, इनको बसपा और सपा के समर्थन पे ये सरकार चला रहे थे। अब ये फ्लोर पे इस बात को साबित करेंगे कि अगर इनको मेजोरिटी है तो संख्या बल अगर इनके साथ है तो इनकी सरकार रहेगी, और संख्या बल अगर इनके साथ नहीं है तो फिर इनको रहने का अधिकार नहीं है। तो ये गणतांत्रिक रूप से फ्लोर पे तय होगा, इस पे मैं क्या कह सकता हूं। तो फिर खरीद फरोख्त शुरू होगी, क्योंकि संख्या बल तो आपके पास इनसे भी 4 कम है। नहीं, आपके पास तो 5 कम है, बल्कि 5 कम है। नहीं, ऐसी बातों का मैं कोई उत्तर देना नहीं चाहता कि खरीद फरोख्त होगी कि क्या होगा, लेकिन ये सरकार, इसका मतलब जो बसपा और सपा के विधायक और इनके साथ में नहीं आएंगे तो वो बिक जाएंगे क्या? ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में मैं कपिल जी के पास जाने से पहले भगत सिद्धूड़ी से देख लेना चाहूंगा इस पे। देखिए, सरकार कहीं नहीं गिर रही है, ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं, ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई चुनी हुई सरकारों को गिराने की। पहले भी इन्होंने कई बार कोशिश की है, कोर्ट से भी इन्हें, जो उत्तराखंड में इन्होंने किया था, कोर्ट से भी इन्हें फटकार लगी थी, और ये इसी काम में लगे रहते हैं, क्योंकि इन्हें जो है लोकतंत्र व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है। लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की है पिछले 5 सालों में। जनता इन्हें जवाब देगी। तो आपातकाल लगा के सारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही ध्वंस कर दिया था। आप भूल गए इस बात को? प्रमोद स्वामी जी, आप इस बात को भूल गए शायद। अब जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं।
आपातकाल जरूर कांग्रेस की गलती थी और उसका उन्होंने भुगता है कांग्रेस ने, और उसके लिए माफी भी मांगी है और देश से मांगी। लेकिन जो पिछले 5 साल में आपने अघोषित जो आपने 5 साल अघोषित जो आपातकाल लगा रखी थी, उसका क्या, उसका जवाब कौन देगा? तो 5 साल से आपने सुप्रीम कोर्ट, 48 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, जनता जनार्दन कोई भी संस्था नहीं छोड़ी आपने, मीडिया कुछ भी नहीं रखा आपने। प्रधानमंत्री के ऊपर उसका सारा जवाब जनता आपको देगी। 48 घंटा धैर्य रखिए सिर्फ। अरे आप धैर्य रख के सुन तो लीजिए। आप लोगों ने तो कोई संस्था छोड़ी नहीं है, आपकी तो अघोषित इमरजेंसी लगाई। जवाब दे देगी, प्रमोद स्वामी ने बहुत सही बात की कि जनता जवाब दे देगी। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, आपके लिए तो अलार्मिंग हो गया मामला। अगर एग्जिट पोल को आप नहीं मान रहे हो, लेकिन 3 दिन बाद चीजें साफ हो जाएंगी। 22, 23 जो आप लगा लीजिए, तारीखें ज्यादा दूर नहीं रह गई हैं। लेकिन क्या आपको लगता है, आपके लिए तो बहुत अलार्मिंग दोनों बातें हो गई हैं, अगर ऐसा सब कुछ वही होता है जैसा एग्जिट पोल कह रहा है और आप कहीं वो रोल नहीं कर पा रहे हो, जिसको लेकर आपने काफी पुराने 2 दशक से ज्यादा पुरानी एक नाराजगी को भी दूर करते हुए गले मिल गए, गेस्ट हाउस कांड, ये तमाम सवाल उठाते हुए चढ़ के छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, ये तमाम चीजें आप भी याद करते रहे होंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ होने के बाद आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ न खुदाई मिला न विसाले सनम? नहीं खालिद आजाद साहब, बिल्कुल मैं इस चीज को नहीं समझता हूं। और दूसरी बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने इतिहास से सबक लिया है और क्या बेहतर हो सकता है और उस हिसाब से हमारी केमिस्ट्री है, इसके लिए हमें कोई दुख नहीं। देखिए, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इसके अंदर हम सारे लोगों ने जो कोशिश की अपनी विचारधारा के हिसाब से राजनीति में आने की और राजनीति के माध्यम से सेवा भाव से देश को चलाने की, ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई घर की लड़ाई नहीं है कि हमें क्या घाटा। घर की लड़ाई का आप नाम ले रहे हो, बड़ा अच्छा लगा, आपने सही टाइम पे अपने आप ही याद भी दिला दिया, जनता को बहुत चीजें याद हो गई। कहीं आपको ये घर की लड़ाई तो भारी नहीं पड़ गई? आपके घर में जूतों के अंदर दाल बटी थी, उस पे वो तो भारी नहीं पड़ गई आपको? नहीं, देखिए, जूतम पैजार तो इनके यहाँ घटी थी, हमारे प्रमोद स्वामी जी के यहाँ से। तो वो तो रमापति राम त्रिपाठी जी को उनके पुत्र का टिकट काट करके उन्होंने दिया है। और जूतम पैजार वाले विधायक भी आज इनके विधायक हैं, तो वो कल्चर इनके घर है और वो सबने वीडियो पे देखा है। और वीडियो के साथ जो ऑडियो प्रस्तुत किया गया था, वो मैं कह नहीं सकता हूं कि उन्होंने क्या बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस चीज की सौदागर है। तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन मैं जिस वाली बात कर रहा था, घर की कला की बात कर रहा था, चाचा सामने लड़ रहे हैं, भतीजे के 2 फाड़ हो गए, जिस परिवार को लेकर आपको कोई और नजर नहीं आता था, जिस परिवार को लेकर पूरे दुनिया में बदनाम हुए, आपकी पार्टी समाजवाद बदनाम हुआ, वही परिवार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वही परिवार भारी पड़ गया आपस के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। नहीं खालिद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र के अंदर हम नहीं हैं। अच्छा, किसी ने अगर किसी ने राजनीतिक पार्टी बनाई है तो उसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, और ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है समाजवादी पार्टी। ये करोड़ों हमारे लाखों जो हमारे सदस्य हैं, वो मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, पार्टी बनाकर चुनाव खत्म हो गया है। चुनाव खत्म होने के बाद सवाल खत्म नहीं होते हैं, लेकिन आपने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एमपी चाहिए तो बेटा, एमपी चाहिए तो भाई, दूसरा एमपी चाहिए राज्यसभा में तो दूसरा भाई, तीसरा भाई, बहू, भतीजा, तो ये प्राइवेट लिमिटेड की कैसी डेफिनेशन होती है? ये लोकतंत्र कहां है इसमें? तो राजशाही का भी एक तरह से बड़ा पराकाष्ठा हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न आपने खालिद साहब किया है। देश में आज लोकतंत्र चल रहा है और उसी चश्मे से हम लोगों को देखना चाहिए। जहां निर्वाचन जुड़ा होता है वहां परिवारवाद नहीं हो सकता है। ये तो अब पनौती बना दी गई है कि जबरदस्ती उंगली उठाने के लिए, वरना जहां जनता किसी को अगर चुन करके बैठा रही है, अपना प्रतिनिधित्व दे रही है, तो ये आप जनता के उस मतदान का आप अपमान करते हैं परिवारवाद का तोहमत लगा के। अगर उसके अंदर बूता नहीं होगा राजनीति में सेवा के माध्यम से, तो निश्चित रूप से उसको निर्वाचित नहीं करेगी जनता। तो ये तो हास्यास्पद स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति परिवारवाद निर्वाचन के अंदर खोजता है। स्वामी जी, आपके यहां से बड़ा आरोप लगता रहा है कि समाजवाद नहीं बल्कि परिवारवाद है, ये तो बिल्कुल नकार रहे हैं आपके आरोपों को। नहीं, अगर परिवारवाद हमारे यहां होता तो क्या शिवपाल जी जिस तरीके से अपनी पार्टी बना करके आज लोकतंत्र में देश को मजबूत करना
कहते वो कैसे कर रहे होते, हम अपना अलग कैसे कर रहे होते, तो ये चीजें सहमति ही नहीं होती है। सीधी सी बात है कि लोकतंत्र के अंदर जहां निर्वाचन हो वहां अगर कोई व्यक्ति परिवारवाद की बात करता है प्रमोद स्वामी, बड़ा प्रमोद स्वामी आपके बाहर आपने बहुत बार ये आरोप लगाए हैं, कुछ नहीं हो तो सकता। क्या ये आरोप का खंडन कर दिया कभी श्रीवास्तव ने आपके आरोपों का? देखिए मैं आरोप हमने नहीं लगाए, लोहिया जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि परिवारवाद जो है वो समाजवाद के लिए खतरा है। अब अगर ये लोहिया जी के सिद्धांत को अगर नहीं मानते तो मुझे कुछ नहीं कहना। और चुनाव खत्म लोहिया जी ने तो सबसे पहले प्रमोद जी ये कहा था कि जो संघ के विधान लागू करने वाले लोग हैं ये देश के लिए खतरा है। उन्होंने तो मुसलमान जो है अपनी लड़ाई सावरकर के खिलाफ रखी और नाथूराम गोडसे के खिलाफ रखी। आप लोग तो नाथूराम गोडसे को पोषित करने वाले लोग हैं। शकुन पांडे आपके मुख्यमंत्रित्व काल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के, उन्होंने गांधी जी की मूर्ति पे कटआउट पे पिस्टल से फायर किया है और उनके खिलाफ मुकदमा तक नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपकी साथियां हैं नाथूराम गोडसे का मनमानियत करती है और कहते हैं कि पाकिस्तान इस तरीके की सोच रखने वाले व्यक्ति है वो आप लोग सिद्धांतों पर जाने की बात करके जनता आतंकवादी लोग हैं। आपकी बात कीजिए, ठीक है, दोनों लोग याद कर ले कि चुनाव खत्म हो गया है। राजनीतिक राजभर बाहर है और मध्य प्रदेश की सरकार पर निशाना है के बाद में हम सबको पता चल जाएगा जी। देखिए राजभर को तो बाहर होना ही था, लेकिन ये कयास लगाई जा रहा था कि जैसे चुनाव खत्म होंगे राजभर को बाहर का रास्ता, लेकिन कम से कम आप दूसरे की बात सुनने का धैर्य रखे। आज समाजवादी है लेकिन तानाशाह जैसा बर्ताव करते हैं। अभी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महागठबंधन 50 से 60 सीटें जीत रहा है, क्या बीजेपी, क्या योगी आदित्यनाथ क्या योगी आदित्यनाथ की बदली होगी? क्या मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे? क्योंकि यह तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है और बीजेपी इसका किस तरीके से प्रमोद स्वामी बड़ा सवाल उठा दिया लास्ट मोमेंट पे। इन्होंने ऐसा सवाल उठा दिया कि बीजेपी में अगर जो है बीजेपी को यूपी के अंदर लॉस होता है तो क्या वहां नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है, खासतौर से योगी जी को लेकर? ये आशीष गुप्ता का सवाल है, आपने सुना भी होगा। ये तो पिछले 6 महीना से मोदी जी को हटाने के लिए भी पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को भारी बहुमतों से लेके आ रही है। तो 48 घंटा इंतजार करिए। प्रमोद स्वामी जी पिछली बार आपने बीजेपी में 282 सीटें जीती थी। इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी एनडीए 282 सीटें नहीं जीत रही है। इसे आप मोदी जी की लहर नहीं दे सकते। जो यूपीए है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 60 सीटें मिली थी और राहुल गांधी के नेतृत्व में 120 सीटें। ठीक है, कांग्रेस यूपीए वो रिजल्ट उसी टाइम करेंगे बात। ये हाइपोथेटिकल बात है और हमें नहीं लगता कि हम इस पे बहुत कॉन्फिडेंट रहे। लेकिन आपने प्रमोद स्वामी जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या नेतृत्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है? जिस तरह से आपने कहा है मोदी का अल्टरनेट क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? सवाल ही नहीं उठा। आप गोरखपुर भी आने जा रहे हैं, आप मेरठ भी आ रहे हैं। आशीष गुप्ता, आप जीत का फैसला 23 में हो जाएगा। आप जल्दबाजी जनता करेगी, आप बहस नहीं करेंगे। लेकिन भगत बिदुड़ी 3 दिन आशीष गुप्ता शांत हो जाए। भगत बिदुड़ी कमलनाथ कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, वहां थ्रेट बढ़ गया आपके लिए? देखिए आजाद जी, बिल्कुल वहां कोई खतरा नहीं है, ना सरकार जा रही है। ये कयास लगा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं खरीद फरोख्त करने की, तोड़फोड़ करने की, जैसे कि ये शुरू से करते आए हैं। ये लोग जो है भाजपा वाले ये धन बल का इस्तेमाल कर और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां हमारी सरकार ना कहीं कुछ उसको कोई खतरा है, ना गिरने वाली। मैनेज कर ले, मैनेज नहीं हो। सारे लोग कांग्रेस के बाद जीते हुए दो सीटें। चलिए, सभी मेहमानों का शुक्रिया मैं इसलिए करना चाहूंगा कि बिल्कुल एक ऐसी बात पे हम लोगों ने बहस की जो
हालांकि अभी उसके लिए 2 दिन बाकी हैं और रिजल्ट 23 तारीख में आएगा, लेकिन वो क्या होगा ये बड़ी बात है। एग्जिट पोल के आते ही उत्साह बढ़ गया है। मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है, राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है आनंदीबेन पटेल को, और कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुमत साबित होना चाहिए। और कमलनाथ ने भी कहा है कि हम फ्लोर टेस्ट को तैयार हैं। राज्यभर की निष्कासन को लेकर भी कहा जा सकता है कि चुनाव होते ही कहीं ना कहीं कार्रवाई कर दी गई है। और यही सच है, राजनीति में कब कौन अपना हो जाए, कब कौन पराया हो जाए, हालात के मुताबिक हालात बदलते रहते हैं। फिलहाल आज इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।